बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंडिया ने मज़ीद गेट्स खोले हैं पानी के, मुख्तलिफ जो बंद हैं उनके, वहाँ से जो गेटवेज़ हैं पानी के वो खोले गए। पाकिस्तान की जानिब मज़ीद पानी दाखिल हो रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाबी और बारिशों का पानी आ रहा है। और जंग के इलाके में वहाँ पे भी कुछ बंद टूटे हैं और सैलाब अवामी जो एरियाज़ हैं जहाँ फसलें हैं वहाँ दाखिल हुआ है। स्पेशली जो शाहजीना का इलाका है वहाँ पे, फिर 18 हज़ारी के इलाके में सैलाब का पानी पहुँचा। वज़ीराबाद का इलाका आपके सामने है। चनाब के इर्द गिर्द, रावी के इर्द गिर्द और सतलुज के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। चनियोट में सैलाबी रेला दाखिल हुआ पानी का और वहाँ पे एक बंद टूटा। उसके बाद ऐलान करवाए गए मसाजिद में और मुख्तलिफ लोगों ने ऐलान किए और फिर नकल मकानी वहाँ पे शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर वहाँ पे फसलें तबाह हुई हैं और ज़्यादातर फसलें जिन इलाकों में तबाह हुई हैं ये चावल की फसलें हैं। चावल पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को भेजता है। पाकिस्तानी चावल पूरी दुनिया में बड़े शौक़ से लोग खाते हैं और पाकिस्तान की ये एक ऐसी क्रॉप है जो बाहर एक्सपोर्ट होती है। तो इस मरतबा पाकिस्तान के चावलों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है और ज़्यादा सैलाब उन इलाकों में आया जहाँ पे चावलों की पैदावार होती है। यानी रावी किनारे ज़्यादा होते हैं, सतलुज वाली साइड पे होते हैं, चनाब किनारे होते हैं। और ये जो ज़मीन है हाफजाबाद से लेके ऊपर सादकाबाद तक की और ये नारोवाल की और इसके आसपास शेखुपुरा साइड, ये चावलों के लिए बड़ी मकबूल ज़मीन है। और यहाँ पे जो चावलों की फसलें हैं वो बुरी तरह तबाह हुई हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चनियोट में लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि शुगर मिल को बचाने के लिए हमारे इलाकों को और हमारी फसलों को डबो दिया गया है। तो इस तरह की जो शिकवे हैं वो हर सैलाब में आते हैं। अमीरों की ज़मीनें हमेशा आखिर में डूबती हैं, गरीबों के घर और उनकी ज़मीनें हमेशा पहले डूबती हैं। जैसा कि लाहौर में एक सोसाइटी को बचाने की बहुत कोशिश की गई। चूंग लाहौर का इलाका जो है वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। जिस सोसाइटी को बचाने की कोशिश की जा रही थी वो अलीम खान की सोसाइटी है। मुख्तलिफ बंद बनाए और तोड़े जा रहे थे, लेकिन फिर भी उस सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल हो गया। एक जिद पकड़ी हुई थी अलीम खान ने कि इसमें पानी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले मना किया था कि इस सोसाइटी को किसी सूरत भी नहीं बनना चाहिए। इमरान खान साहब इस सोसाइटी के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे और यही वजह थी कि ये सारे मिलके उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हो गए थे। यानी उस्मान बुज़दार की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मैं खुद भी रिपोर्ट करता रहा हूँ और मैं उसे काबिल वज़ीर आला नहीं समझता। लेकिन ये जो मामला है इसमें अलीम खान को एक प्रॉब्लम ये भी था उस्मान बुज़दार से कि ये शख्स क्यों मेरी सोसाइटी के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। तो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये इशू तो था कि जो अलीम खान को परमिशन नहीं मिलती थी। इस सोसाइटी के बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा था, ये अलीम खान साहब की सोसाइटी है और अभी अलीम खान साहब के हवाले से और भी खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पार्क व्यू सोसाइटी, इसमें पानी दाखिल हो गया और इसके तमाम जो अहम तरीन ब्लॉक हैं जो बड़े महंगे बेचे गए हैं, लोगों ने 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ का प्लॉट लिया, वहाँ पे घर बनाए, वो सारे डूब गए हैं। लोग अपने घर, अपने गाड़ियाँ, अपना कीमती सामान छोड़ के वहाँ से निकले हैं फौरी तौर पे जान बचा के। और लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में जो कमरों की कीमत है वो ज़मीन से आसमान पे पहुँच गई है, क्योंकि लोग अपनी जानें बचा के होटलों में पहुँचे और वहाँ पे जो होटल हैं वो फुल हो गए हैं। वहाँ भी लोगों को अब जगह नहीं मिल रही, लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो लोगों का काफ़ी माली नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान लोगों का हो गया। लेकिन अलीम खान साहब ने बहुत पैसा इसमें बनाया है। अब जनाब इमरान खान साहब तामीरात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, ज़रा ये आप सुने। आप अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आकर सारे गलत काम जायज़ करवा दें। ये अलीम खान के बारे में इमरान खान साहब ने फरमाया था। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की अलीम खान के बारे में ही, और वो ये बताते रहे हैं कि इनका जो एक ग्रीन एरिया उसको ये ब्राउन एरिया बनाना चाह रहे थे और इसमें अरबों रुपए का इन्होंने पैसा बनाना था। अहमद हसन बोबक साहब ने एक सबूत सामने पेश किया है और ये पार्क व्यू सिटी के हवाले से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है कि बड़ा सबूत सामने आ गया। मरीम नवाज ने 25 फरवरी 2024 को वजारत आला का हलफ उठाया और सिर्फ 9 दिन बाद ही 4 मार्च 2024 को अलीम खान की पार्क व्यू सिटी को रूडा से मंजूरी दिलवा दी और आज पार्क व्यू डूब चुकी है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस मंजूरी के बाद
रोड अप्रूवल के नाम पर अलीम खान ने पार्क व्यू सिटी लाहौर में रिहायशियों से 70,000 रुपये फी मरला के हिसाब से बटोरे और इस तरह उन्होंने जो पैसा कमाया वो 10 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई। और यानी वो कह रहे हैं कि रूडा अप्रूवल की जद में आने वाले प्लॉट की तादाद तकरीबन 15 से 20 हज़ार है और इनमें 70% 5 मरला जबकि बाकी 10 मरला और कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो ये जनाब अलीम खान साहब की सोसाइटी ये डूब गई है। और आज ये अलीम खान साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा के साथ एक कश्ती में सैर कर रहे थे। ये निकले और कश्ती के अंदर इन्होंने विज़िट भी किया। एक दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी अलीम खान के बारे में मरीम नवाज साहिबा के अल्फाज थे कि पीटीआई ने कब्ज़ा ग्रुप अलीम खान को टिकट दे दिया है। तो एक दौर में ये कब्ज़ा ग्रुप था, इमरान खान की एटीएम था, लेकिन अब यही बंदा जो है वो लाहौर का बेटा करार दिया जा रहा है। अपना टीवी चैनल होना तो बंदा कुछ भी कह सकता है अपने आप को। तो लाहौर के बेटे की जान भी खतरे में है। यानी समा टीवी ने इस तरीके से ये खबर चलाई है, मैं वो पढ़ के हैरान हो गया जिस किस्म का इन्होंने ये सामने टिकर बनाया हुआ था और उसका थंबनेल बनाया हुआ था कि लाहौर के बेटे अब्दुल अलीम खान 3 दिन से रावी पर मौजूद। तो रावी पे उनकी सोसाइटी है भैया, अरबों रुपया वहां से कमाया हुआ है, वहीं पे मौजूद होना है। जान खतरे में डालते हुए मरीम नवाज के साथ सूरत हाल का जायजा और जनाब लेने के लिए पानी में उतर पड़े। ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, लाहौर का बेटा भी करार दे दिया। भाई लाहौर वालों से पूछ लो बेटा है या नहीं है। लाहौर में जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा है, इमरान खान साहब के एक अदना कारकुन ने दिन में तारे दिखा दिए थे और लेंथों के साथ उसने इलेक्शन हराया था, लंबी लीड के साथ इलेक्शन हराया था। फिर फार्म 47 जाली जारी हो गया, अलीम खान को भी, ओन चौधरी को भी, और इन दोनों को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि यकीन दहानी करवाई थी, तो इन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन जितवा दिया। जहांगीर खान तरीन को इसलिए इलेक्शन हरवा दिया गया कि वो अपने आप को वजीर आजम समझना शुरू हो गए थे, लिहाजा उन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और बाकी चीज़ें नवाज दी गई। कमज़ोर आदमी वो साइड पे हो गए, लेकिन अब्दुल अलीम खान को क्योंकि इन्होंने थोड़े पे मान जाना था और साथ में जो ओन चौधरी है, इन दोनों को नवाज दिया गया और इन दोनों को एमएनए बनवा दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब के एक कारकुन ने, इजाज भुट्टर साहब ने, इन्हें लेंथों के साथ इलेक्शन हराया था। अब लाहौर से पूछना चाहिए कि लाहौर इन्हें अपना बेटा समझता है या नहीं समझता। अपना टीवी हो तो आप जो मर्जी खबरें चलवा लें। इससे पहले तो इनको मरीम नवाज और बाकी सारे लोग जो है वो कहा करते थे कि ये कब्जा ग्रुप है, लेकिन अब वो कुछ और कहते हैं। हैरत अंगेज तौर पे नाजरीन, जो तस्वीर मरीम नवाज और नून लीग शेयर कर रहे हैं वो बहुत अजीब है। यानी एक ट्विटर के ऊपर जंग लगी हुई है, वो सोशल मीडिया पे साबित करना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हालांकि ग्राउंड के ऊपर ये टके का काम नहीं कर रहे। जहां से भी वीडियो आती है लोग शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं, जनाब हमें पूछने वाला कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मरीम नवाज ने वजीराबाद की 2 वीडियोस लगाई हैं। एक में उन्होंने दिखाया जनाब के पहले और बाद में। मजे की बात यह कि पहले और बाद में वाली जो वीडियो होती है उसका एक सिंपल एडिटिंग का उसूल है कि एग्जैक्टली वही जगह आपने दिखानी होती है पहले और वही जगह आपने दिखानी होती है बाद में, या वही शख्स आपने दिखाना होता है पहले और वही शख्स आपने दिखाना होता है बाद में। यह है उसूल कि दोनों एक जैसी चीजें हों, उनको वक्त के बाद उसमें जो तब्दीली है वो तब्दीली आपने दिखानी होती है। अब एक तरफ मरीम नवाज ने कोई और इलाका दिखा दिया जो खुश्क है और एक तरफ कोई और इलाका दिखा दिया जो सैलाब ज़दा है, और दोनों फुटेजेस में कोई मेल ही नहीं है आपस में। एक तरफ किसी और इलाके की फुटेज चल रही है, एक तरफ जो है वो इलाका मुख्तलिफ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया। फिर इन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें शाया की, कुछ ऐसी वीडियोज लगाई नून लीग के मीडिया सेल ने, जहां से उनका दावा है कि चंद घंटों पहले तक बहुत ज्यादा सैलाबी पानी था, लेकिन अब वो दावा करते हैं कि पानी निकल गया वहां से। लेकिन वो जो तस्वीर और वीडियो इन्होंने लगाई उनके अंदर तो ऐसा लगता है कि यहां पे कई हफ्तों से पानी आया ही नहीं। यानी लोग पागल तो नहीं है ना, रोटी को चोची तो नहीं कहते भाई। अगर आप कहीं से सैलाब का पानी निकालेंगे तो जमीन मुकम्मल तौर पे खुश्क तो नहीं हो जाएगी ना 2 घंटों में भाई। जहां पे आज सुबह पानी है 2-2 फुट, 3-3 फुट या 1-1 फुट भी पानी है, या चले 1-1 इंच भी पानी है, जब पानी वहां से निकलेगा तो क्या ये हर चीज एवेपोरेट हो जाएगी फौरी तौर पे? सड़क और साइड पे मट्टी और साइड पे जो घास है, जो ग्राउंड है, या जो वहां पे पौधे हैं, वो सारे मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएंगे। हैरत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पुरानी तस्वीरें कहीं से इनको मिल गई, वो उठा उठा के लगा रहे हैं। जैसे मरीम नवाज ने एक और काम किया, यानी पंजाब हुकूमत के आप कारनामे देखें, एक के बाद एक अजीब कारनामा। मरीम नवाज ने कोई एक मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग की थी, लगभग 2 महीने पहले की बात है। उस मीटिंग की जो वीडियो है उसको सैलाब की मीटिंग बना के जारी कर दिया। ये पंजाब हुकूमत के कारनामे एक के बाद एक कारनामे कर रहे हैं।
एक के बाद एक कारनामा कर रहे हैं और शो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बहुत जबरदस्त ये काम कर रहे हैं। अपनी नालायकी का भी मरियम नवाज ने खुद ही पोल खोल दिया। ये देखें आप, ये एक मरियम नवाज को किसी सहाफ़ी ने सवाल किया और पूछा कि जनाब ये क्या ज़रूरत थी कश्ती में बैठ के दरिया में जाने की। तो वो कहती मेरे जाने का फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा क्या, वो बता रही है कि कश्ती में जाने से मुझे पता चला कि कश्तियों में रेस्क्यू करने का जो बुनियादी सामान है वो मौजूद नहीं है। यानी अपनी नाअहली का, अपनी हुकूमत की नाअहली का खुद ही पोल खोल रही हैं। वायरलेस सिस्टम नहीं है, एमरजेंसी लाइट्स नहीं है कि रात के वक्त और शाम के वक्त जाना पड़े तो, लाउड स्पीकर जो है वो भी नहीं है, और इसके अलावा फर्स्ट एड्स का भी सामान नहीं है, खुश्क राशन जो है वो भी नहीं है, और कश्तियों के इंजन भी बेहतर हालत में नहीं है, चलती हालत में नहीं है, यानी उनको भी ठीक करवाने की ज़रूरत है। तो ये मरियम नवाज साहब को पता चला। अब सैलाब की प्रेडिक्शन जो है वो 15 दिन से ज़्यादा हो गए आई हुई है। 1 महीने पहले से वार्निंग जारी की गई थी महकमों की जानिब से कि सैलाब आ सकता है। तब से लेकर अब तक ना कश्तियाँ चेक की गई, ना लाउड स्पीकर चेक किए गए, ना लाइटें चेक की गई, ना इंजन चेक किए गए, और ना ही रेस्क्यू करने का जो एक बुनियादी सामान होता है वो कश्तियों को या रेस्क्यू वालों को मुहैया किया गया। गो के रेस्क्यू का महकमा जो है वो बड़ी जांफिशानी के साथ काम कर रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है। अगर ये सियासतदान इस सारे मामले से बाहर हो जाएं तो शायद वो दुगना काम कर सकें। अब ये कश्ती के अंदर बैठ जाते हैं और हाथ हिला रहे हैं, कैमरामैन इनके साथ हैं। मजे की बात यह कि कैमरामैन एक नहीं है ना, ये मिसाल के तौर पे ये वाले कैमरे में ड्रामा कर रही है ना, तो यहां पे हाथ हिला दिया, यूं करके हाथ हिला दिया। अब ये इनके दिमाग में नहीं है, इनको प्रोडक्शन का भी बिल्कुल नहीं पता कि एक कैमरामैन इधर भी बैठा हुआ है। वो जब वीडियो बना रहा है तो वो ये दिखा रहा है कि ये हाथ उधर हिला रही है, उधर बंदा ही कोई नहीं है, पूरा का पूरा दरिया खाली है। तो टिकटॉक बनाने के लिए आपको दिमाग में ये भी रखना पड़ता है कि जब मल्टीपल कैमरे काम कर रहे हों तो आपको रियल काम करना पड़ता है। आप ड्रामा करते हैं तो दूसरा कैमरा पकड़ लेता है। तो यहां पे मल्टीपल कैमरे काम कर रहे हैं। सामने वाले कैमरे में अगर उसकी फुटेज आएगी तो लगेगा जैसे मरियम नवाज हाथ हिला रही है, और वहां पे लोग शायद बहुत सारे खड़े होंगे, बाद में अगला कट लगा देंगे कहीं और से लोग किसी को हाथ हिला रहे होंगे तो उसको दिखा दिया। लेकिन जो इधर वाला कैमरा है जब वो वहां से शूट होगा तो वो दिखाएगा कि यहां पे तो 1 मील तक कोई नहीं है और इतनी दूर भी कोई नहीं है कि कोई नजर आ जाए। लिहाजा ये इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या अपने मीडिया के ऊपर ये कंपेन चला रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम किया है मरियम नवाज ने। हालांकि खुद ही उन्होंने अपनी नालायकी का, अपने नकम्मेपन का पोल खोल दिया है कि किसी किस्म का काम करने के वो काबिल नहीं है। ज्यादातर जो कश्तियां भी नादरीन चल रही है ना, मैं इसको इसलिए जानता हूं कि मैंने पिछले फ्लड में काम किया था। जो रेस्क्यू 1122 की कश्तियां हैं ना वो और तरह हैं, वो डिजाइंड है स्पेशली, और वो बनाई जाती हैं एक स्पेशल वो जगह से बनती है, मुझे पता है उसका, ये बाकायदा ऑर्डर देके बनवाते हैं। अब वहां रावी पे ना बहुत सारी ऐसी कश्तियां जो किराए पे चलती हैं, ये बारादरी लेकर जाती थी, वापस आती थी, वहां थोड़ा सा एक झील सी बनी उसमें सैर करवाते थे। अब वो कश्तियां हायर कर ली गई हैं, उनके ऊपर जो जाता है उन कश्तियों पे भी ड्रामे कर रहे हैं। साथ रेस्क्यू वाले भी लगाए हुए हैं, साथ ये भी लगाए हुए हैं। वो बेचारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो यहां पे सारे के सारे एक ड्रामा चला रहे हैं, एक टिकटॉक शो चल रहा है जिसपे सारे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब हमने बहुत काम कर दिया, हमने तबाही फेर दी, हमसे ज्यादा बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा, भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम अब रहता है अक्सर कि भारत पानी रोक ले तो पाकिस्तान के लिए खुलवाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, और भारत अगर पानी खोल दे तो पाकिस्तान के लिए पानी बंद करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो लगातार पाकिस्तान इस मसले को अब फेस कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान हर साल कितना पानी समंदर की नज़र कर देता है ये डैम्स ना बनाने की वजह से, और इमरान खान साहब ने हमेशा बहुत जोर दिया कि पाकिस्तान को डैम्स बनाने चाहिए, और उन्होंने बहुत सारे डैम्स पे काम शुरू भी किया, और वो ये कह रहे थे कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये डैम्स मुकम्मल करेंगे। लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई और वो बड़ा जोर दे रहे थे और डैम पे उन्होंने काम शुरू भी कर दिया था, उनके लिए पैसे भी रखे थे। कोरोना आने के बावजूद वो ये काम जारी रखे हुए थे। अब पाकिस्तान में तरबेला और मंगला के बाद 70s के बाद से लेकर अब तक कोई भी डैम्स नहीं बने। तो हर साल पाकिस्तान लगभग 20 अरब डॉलर से जायद का पानी समंदर में फेंक देता है। अगर सैलाब ना आए तो, अगर इजाफी बारिशें हो जाएं, सैलाब आ जाए तो पाकिस्तान 30 से 35 अरब डॉलर का पानी समंदर में फेंक देता है। इतना कीमती पानी हम समंदर में फेंकते हैं। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं, 1, 2, 3 अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं, लेकिन हम 20 से 30 अरब डॉलर का पानी हर साल समंदर में फेंक देते हैं, और इस साल भी हम यही कर रहे हैं। अगर हमने डैम्स बनाए होते इंडिया की तरह, इंडिया ने सैकड़ों हजारों डैम्स बनाए, बहुत बड़ी तादाद में बनाए, बड़े बड़े डैम्स भी उन्होंने बनाए, उन्होंने पानी को स्टोर किया है, उनके किसान को बर वक्त पानी मिलता है, उनकी पर एकड़ पैदावार जो है वो पाकिस्तान से दुगनी है।
मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनकी फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान से दुगनी है, उनकी फी एकड़ लागत जो है वो पाकिस्तान से आधी से भी कम है। तो वो क्यों ना खुशहाल हो इंडिया, क्यों ना उनका किसान खुशहाल हो। पाकिस्तान के किसान को तो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जी नाज़रीन, अब आ जाए उस इंपॉर्टेंट खबर की जानिब जो हम 3-4 वीलॉग से बात कर रहे हैं। तसलसल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस मरतबा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन पाकिस्तान में गाली बन चुकी है और इस मरतबा आर्मी चीफ एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। लेकिन एक्सटेंशन तो फिर सबको चाहिए होती है और मौजूदा आर्मी चीफ को भी 3 साल से ज़्यादा अपनी मुद्दत को बढ़ाने का एक शौक है। इसके बारे में जो है अब वो दबे लफ्ज़ों में पहले बात होती थी, अब खुलकर बात हो रही है। कैप्टन सफदर ने भी, हुकूमती लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनके ज़रियों से जो है खबरें फैलाई भी जा रही हैं। लफ्ज़ बदल दिया गया है, जैसे कि दहशतगर्दी को हमने फितनतुल खवारिज करार देकर एक लफ्ज़ बदल दिया था, जैसा कि हमने भारतीय फितनतुल खवारिज बाद में कह दिया था, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितने का नाम दे दिया गया था। लेकिन अब तसलसल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और लगातार एक चीज़ सामने आ रही है और दीगर ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट इमरान खान साहब के बारे में दिया है और वो भी फितना करार देते हैं। मरियम नवाज भी फितना करार देती हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी फितना करार देते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इसका हिस्सा ले चुके हैं, इसमें फितना करार देते रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि इनके ऊपर शयातीन उतरते हैं। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर मजहबी मामला उठाया गया था। याद रखें, जब भी इमरान खान साहब को फितना करार दिया गया उसके बाद कोई ना कोई गोली चली और खून बहा है। इमरान खान साहब के साथ 2022 में ऐसा किया गया, जो मोमेंटम अब बनाया जा रहा है। 2022 में भी ये जो महीने थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगस्त और सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को फितना कहना शुरू किया और अक्टूबर में इमरान खान साहब पे गोलियां चला दी गई। इसी तरह से अब ये चल रहा है आपका 2025, फिर आर्मी चीफ का एक्सटेंशन वाला साल है, वो भी एक्सटेंशन वाला साल था। ये भी आर्मी चीफ की तब्दीली एक्सटेंशन वाला साल है। इस साल भी उन्हीं महीनों में वही काम शुरू कर दिया गया है। आपको याद है गुज़िश्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार फितना कहा गया और फिर 26 नवंबर को खून बह गया था, लोगों पे गोलियां चला दी गई थी। तो जब भी ये लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया जाता है, खून की होली खेली जाती है। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चली हैं, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई है और पहले मरियम नवाज ने तो अपने मुंह से कह दिया था कि ये फितना बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, इसको क्रश कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और अब भी वो इसी तरह के अल्फाज बोल रही हैं। हत्ता के सैलाब के बीच में वो खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे भी मरियम नवाज ने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बगैर बड़े फैसले का इशारा दिया। राना सनाउल्लाह ने भी यही बात की, बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं। मोहम्मद मालिक ने भी अपने टीवी प्रोग्राम में इस चीज़ पे कहा कि कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान 14 साल कैद पूरी करेंगे और इनका जत्था भी सियासत से बाहर होगा। ये कल मरी में मीटिंग के बाद की सूरत हाल है और यानी अब ऐसा लगता है कि ये लोग खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को मजीद खतरे में डाला जा रहा है। पहले उनके ऊपर बार बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, इस वक्त वो जेल में कैद हैं। लेकिन एक इतला जो आई है वो ये है कि शरीफ खानदान ने इमरान खान साहब से छुटकारे की शर्त के ऊपर एक्सटेंशन की ऑफर की है और उसके बाद अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें यह जवाब देती है कि हम आपको छुटकारा दिला देते हैं इमरान खान साहब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, या कोई भी जहां पे इनका मामला तय हो जाए, तो वहां पे भी ये एक्सटेंशन का मामला आगे बढ़ जाएगा। अब इस हुकूमत को एक्सटेंशन के बदले में सिर्फ इमरान खान साहब से बचना है और एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात समझती है कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब से बचना है तो, या मैं एस्टेब्लिशमेंट जब बोल रहा हूं तो ऊपर के 2-3 लोग हैं जिनकी नौकरियों का मसला है, तो उन्हें भी ये लगता है कि इमरान खान साहब से बचने के लिए उनका एक्सटेंशन लेना और इक़्तिदार के अंदर रहना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। तो DGISPR भी फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, बाकी सारे लोग भी करते रहे, सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। और अब बहुत सारे और लोग भी ये बता रहे हैं, मुझे कुछ और सोर्सेज ने भी बताया, जब मैंने अपनी पिछली खबर शेयर की तो उन्होंने कहा जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बातें अब चल रही हैं और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में ये बात गश्त सुनाई दे रही है कि एक्सटेंशन के बदले में PMLN ये चाहती है कि इमरान खान साहब का बंदोबस्त किया जाए। अब इसका मतलब क्या है ये आपको आने वाले दिनों में और क्लियर हो जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। नाज़रीन, पंजाब में एक अजीबोगरीब नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, यानी इनके बहुत अजीबोगरीब काम होते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ और यानी इस मुआशरे को ये तबकात के अंदर बांट रहे हैं और लोगों को अलग कर रहे हैं और ताकतवर लोगों को अलग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन क्या कहता है ज़रा ये आप देखें। ये ऑर्डर है जनाब और इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है 28 अगस्त 2025 की, जब सैलाब आया हुआ पंजाब में। फोकल पर्सन तैनात किया गया एक शख्स को और ये मिस्टर जुनैर मकसूद साहब को सेक्शन ऑफिसर हैं। RMC SHC and ME डिपार्टमेंट इज हियर बाय नोमिनेटेड एज फोकल पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशलाइज्ड
Healthcare and Medical Education Department to coordinate with all the vice chancellors, executive directors, medical directors, deans, medical superintendents for the provision of necessary medical services to government officers of PAS and PMS officers and their families from all the medical health facilities under the administrative control of SHE and ME department। देखें आप, उन्होंने स्पेशल फोकल पर्सन ही बना दिया कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट बीमार हो जाए या उसके खानदान में कोई बीमार हो जाए तो उनको इलाज मुआवजे की बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बाकायदा अब एक फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया है जो ये जिम्मेदारी अदा करेगा और तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों से, अस्पतालों से, MS से, डीन से, उन तमाम लोगों से वो राब्ते में रहेगा और उन्हें बताएगा जनाब फलां जो हमारे ब्यूरोक्रेट साहब हैं उनकी बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, रिश्तेदार बीमार हैं, वालिद बीमार हैं या कोई भी उनका खानदान में बीमार है, लिहाजा उनका खास ख्याल रखा जाए। तो ये ब्यूरोक्रेसी को प्रोटोकॉल वाला इलाज देने की तैयारी की जा रही है। एक ये लोग हैं, एक इमरान खान था, उसने हेल्थ कार्ड लाके हर गरीब आदमी की जेब में डाल दिया और उसको इजाजत दे दी कि जाओ जिस अस्पताल से दिल करता है जाकर इलाज करवाओ। अब गरीब लोग ये बेड पे पड़े हुए हैं, अमीर लोग ये साथ वाले बेड पे पड़े हुए हैं, दोनों को एक जैसा इलाज मिल रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे डॉक्टर, प्राइवेट अस्पतालों में काम करते थे, वो कहते थे यार मजा आ गया काम करने का। क्यों? उन्होंने कहा ये वाकई इनकलाब है हेल्थ के अंदर। भाई हमें हमारी फीस भी उतनी मिल रही है, हम उसी फैसिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। गरीब आदमी आता है उसको फिक्र नहीं होती, 10-20 लाख का इलाज करवाता है और घर चला जाता है। अमीर आदमी आता है वो वही पैसे दे के इलाज करवाता है और अगर वो चाहे तो मुफ्त इलाज करवा लेता है। यानी यहां पे हमने सबको लाकर इकट्ठा कर दिया। एक ऐसी इंश्योरेंस इमरान खान साहब ने प्रोवाइड कर दी है मरीजों को, खास तौर पे गरीब लोगों ने उससे बहुत फायदा उठाया। पहली मरतबा उन्होंने AC वाले अस्पताल देखे, पहली मरतबा उन्होंने इस तरह के बेड्स देखे जहां पे मशीनी तरीके से वो ऊपर नीचे होते थे, पहली मरतबा उन्होंने VVIP किस्म के ऑपरेशन थिएटर्स देखे, उन्होंने वो डॉक्टर्स और इलाज और वो दवाइयां देखी जो इससे पहले उन्हें कभी भी मुयसर नहीं थी। तो गरीब आदमी को लगा कि शायद उसकी भी कोई इज्जत है इस मुल्क में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने गरीब आदमी से उसका सारा कुछ छीन लिया, हत्ता कि उस लीडर को भी जेल में डाल दिया जो गरीब आदमी का इलाज बेहतरीन अस्पतालों से करवाता था। आज उसे अपने डॉक्टर को दिखाने की भी इजाजत नहीं मिलती और ब्यूरोक्रेसी के लिए इलाज का बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं, गरीब आदमी से उसका वो कार्ड भी छीन लिया है। ये इमरान खान में और इनमें फ़र्क है। ये चाह कभी ना ये फ़र्क नहीं मिटा सकेंगे, इमरान खान इनका पीछा करेगा हर जगह पे। शेर अफजल मरवत साहब ने बिरादरी इस्तीफ़ा दे दिया, जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं उनसे, ये एक उनका अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये वो वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद ये उस पॉलिटिकल पार्टी से चिमटा हुआ है। इमरान खान साहब के हुक्म पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, एक उनकी अच्छी और पॉजिटिव सोच है। लेकिन बात यह है कि अगर ये इमरान खान के अहकामात पे पहले अमल कर लेते तो जो इनके साथ हुआ वो आज तक ना होता। लेकिन मरवत साहब की अपनी मजबूरियां हैं, उनकी ब्रेकें लगती नहीं है और ना ब्रेकें लगने वाले उनकी ब्रेकें लगने देते हैं, यानी उनकी ब्रेकें फेल की हुई हैं जिन्होंने करनी थी। बहरहाल मरवत साहब जाने और इमरान खान साहब जाने। इमरान खान साहब के हुक्म पे पहले अमल दरामद किया होता तो ये हालात मरवत साहब के ना होते। कभी उनकी फैमिली को बुरा भला कहते हैं, कभी ये सोशल मीडिया पे चढ़ जाते हैं, कभी इमरान खान के वफादार साथियों को गालियां देते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल मरवत साहब को इस बात का आइडिया है, या तो ये इमरान खान से बहुत इश्क करते हैं या इन्हें पता है कि इनकी बका तब तक है सियासी जब तक कि ये इमरान खान की पार्टी के साथ चिमटे रहेंगे, वरना अब तक कोई और होता तो वो इस सीट से इस्तीफ़ा देकर चला जाता जैसे इनको पार्टी से निकाला गया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।